हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का जितना भी डिसऑर्डर्स है सब कुछ हम इस वन शॉट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में जितना डिसऑर्डर्स दिया है उससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन दिया है एनसीईआरटी में सारा कुछ मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते। वीडियो को अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चाहो तो शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास आ जाता है वोमिटिंग, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में से, ठीक है। वोमिटिंग, वोमिटिंग क्या है? वोमिटिंग इजेक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ स्टोमक थ्रू एसोफेगस वाया माउथ इज कॉल्ड वोमिटिंग। यानी कि एक इजेक्शन प्रोसेस है। आपने जो फूड खाए, खाना जो खाए हैं स्टोमक में वो जाया, पहुंचा, लेकिन वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो इजेक्शन के थ्रू आपके स्टोमक में से इसोफेगस के द्वारा माउथ से बाहर आ गया, उससे हम क्या कहते हैं? वोमिटिंग, ठीक है। सीधा प्रोसेस है। वोमिटिंग सेंटर या फिर आप वोमिट सेंटर भी कह सकते हो। किसे कहते हैं? मेडुला को, ठीक है। बिफोर वोमिटिंग द फील ऑफ वोमिटिंग इज कॉल्ड नोजिया। क्या कहते हैं? जो वोमिटिंग का जो फील आता है ना, कुछ देर थोड़ा सा हो गया, ये हो गया, ऐसा वोमिटिंग का जो फील आता है इसको क्या कहते हैं? नोजिया, ठीक है। चलो इसके बाद आ जाता है जॉन्डिस। इट ऑकर्स इन द केस ऑफ लिवर इन्फेक्टेड बाय वायरस। सिर्फ ये याद रखो, ये लिवर का इन्फेक्शन जब होता है तब होता है जॉन्डिस, ठीक है। लिवर में क्या होता है? बाइल पिगमेंट जो अमाउंट है, यानी कि स्पेशली बिलीरुबिन, वो एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाता है ब्लड में। क्या होता है उसका रिजल्ट? स्किन एंड आइज हो जाता है, वो टर्न्स येलोइश, यानी कि पीला हो जाता है, ठीक है। जो हमारा स्किन है, जो आइज है, वो व्हाइट से पीला हो जाएगा, ठीक है। बिलीरुबिन पिगमेंट जो है, बाइल पिगमेंट, उसका अमाउंट बढ़ जाता है और ये लिवर का प्रॉब्लम है, ठीक है। लिवर, सिर्फ ये तीनों चीज़ याद रखना है, लिवर, बिलीरुबिन एंड स्किन एंड आइज टर्न्स येलोइश, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाता है डायरिया। डायरिया क्या है सबको पता है। रैपिड एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ लिक्विड फिशेस इन लार्ज इंटेस्टाइन। तीन बात याद रखना। लार्ज एबनॉर्मल, रैपिड एबनॉर्मल मूवमेंट होता है, ठीक है। ये जो टर्म है ना, रैपिड एबनॉर्मल मूवमेंट, ये याद रखना। लिक्विड फिशेस होता है, सबको पता है। और क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का। चलो और क्या है? एबनॉर्मल रैपिड पेरिस्टाल्सिस इन लार्ज इंटेस्टाइन। एबनॉर्मल रैपिड पेरिस्टाल्सिस देखा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रखना। चलो कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है? द फीसेस आर रिटेन्ड इन कोलोन एंड रेक्टम फॉर लॉन्ग टाइम। अगर फीसेस कोलोन एंड रेक्टम में लॉन्ग टाइम के लिए पड़ा रहा तो क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। और क्या होगा? जो पेरिस्टाल्सिस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। जो पेरिस्टाल्सिस है वो कम हो जाएगा। वो और भी इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना होता है, लेकिन जो है एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा नहीं दिया है, ठीक है। जितना एनसीईआरटी में दिया है मैं उतना ही पढ़ूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी का बाहर कुछ आता नहीं, ठीक है। चलो फिशेस आर बिकम हार्ड हो जाता है, और ड्यू टू लेस, किस लिए हार्ड हो जाता है? ड्यू टू लेस पेरिस्टाल्सिस इन लार्ज इंटेस्टाइन। ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है। लार्ज इंटेस्टाइन में जब पेरिस्टाल्सिस कम हो जाएगा, जो फिशेस है वो हार्ड हो जाएगा। और हार्ड क्यों हो जाता है? क्योंकि वो अगर कोलोन और रेक्टम में वो लॉन्ग टाइम के लिए अगर वो पड़ा रहा है, ठीक है। समझ गए क्या होता है कॉन्स्टिपेशन? इसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिपेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? डायरिया है, ये मैं वीबीआई कर दे रहा हूँ। डायरिया इंपॉर्टेंट है। जॉन्डिस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका ये लीवर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीवर में देखा जाता है, ये क्वेश्चन आता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं वीवीआई कर दे रहा हूँ। इनडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आया है इसमें, 2 बार 3 बार आया है क्वेश्चन। इनडाइजेशन सबको पता है। आपने जो फूड खाया है वो अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उसे हम इनडाइजेशन सिंपली कहते हैं, ठीक है। क्या होता है? हमें फिर से भूख नहीं लगती। हमें लगता है कि अभी तो चलो भाई फुल है, टंकी फुल है, अभी अभी कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा हमें फील होता है। इसको ये सब इनडाइजेशन की वजह से होता है। अब एनसीईआरटी में क्या लिखा है प्रॉपरली पढ़ लो। द फूड इज़ नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली एंड देयर इज़ ए फीलिंग ऑफ फुलनेस। मैंने कह दिया पहले ही, ओके। चलो दूसरा पॉइंट, कॉज क्या क्या होता है, माने इनडाइजेशन क्यों होता है, किस लिए होता है?
कुछ पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स जो है ना इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको रट लेना पॉइंट्स को। क्यों? एनसीईआरटी में गिवन भी है और प्रीवियस ईयर में आया भी है। ठीक है, क्या क्या कॉज है देखो। एक तो एंग्जाइटी, आपको अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा है किसी भी चीज़ के लिए, ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा लिया, इनएडिक्वेट सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स जैसे कि डाइजेस्टिव जूसेस, टेकिंग मच स्पाइसी फूड, अगर ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया आप, और फूड पॉइजनिंग, अगर फूड पॉइजनिंग हो गया किसी वजह से तो। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए इंडाइजेशन होता है नॉर्मली। चलो, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, ये एनसीईआरटी के थोड़ा बाहर है, लेकिन जो है ना दूसरे चैप्टर्स में ये दिया है। एनसीईआरटी का बाहर बोलना भूल होगा, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में नहीं है, लेकिन उससे बाहर जो दूसरे जो चैप्टर्स है उसमें पाया गया है। ठीक है, ये तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन क्या होता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन ही होता है। वार्म के वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कि टैप वार्म, राउंड वार्म, हुक वार्म। ठीक है, तीनों तरह के वार्म होते हैं। और ये जो है एक याद रखना, जो राउंड वार्म्स होते हैं वो एस्केरिस होते हैं। ठीक है, ये आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी पढ़ोगे। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी पढ़ोगे, लेकिन मैं यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, राउंड वार्म्स जो है एस्केरिस, एग्जाम्पल को याद रखना, वहाँ पर भी ये है। ठीक है, राउंड वार्म के बारे में वहाँ पर भी है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। चलो, अब क्या, अब आ जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि जिसे हम पेम कहते हैं। ठीक है, पहले एक बात मैं बता दे रहा हूँ, क्वासियोर का बहुत सारा सिम्टम्स होता है, मैरास्मस का भी बहुत सारा सिम्टम्स होता है, लेकिन उन सारे सिम्टम्स को याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में सिम्टम्स दिया रहेगा, क्वेश्चन में सिम्टम्स दिया रहेगा तो आप बोलोगे आप कि भैया अगर सिम्टम्स दिया रहे आप नहीं बताओगे तो कैसे क्वेश्चन कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा है? पहचान जाओगे। ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये ट्रिक्स हर समय काम आ गया। ठीक है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। चलो, पहले तो देख लो क्वासियोर किसके वजह से होता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से क्वासियोर होता है। मोर देन 1 ईयर के चाइल्ड में देखने को मिलता है। टाइम को याद रखने की ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। मैरास्मस, ये ओडिमा जो है बाद में देखना। जो मैरास्मस ये किस लिए होता है? प्रोटीन एंड कैलोरी, यानी कि प्रोटीन एंड एनर्जी जब दोनों ही डेफिशिएंट हो जाए तब मैरास्मस होता है। ठीक है, किस में होता है? लेस देन 1 ईयर के चाइल्ड में। ये मोर देन 1 ईयर, ये लेस देन 1 ईयर। ठीक है, चलो, अब पहले तो टाइम को कैसे याद रखें, ये कॉन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम हॉल में, कौन सा ग्रेटर देन 1 ईयर था, कौन सा लेस देन 1 ईयर था। ठीक है, ये जो मैरास्मस का जो स्पेलिंग है और क्वासियोर का स्पेलिंग है, दोनों देख रहे हो, मैरास्मस के स्पेलिंग से क्वासियोर का स्पेलिंग बहुत ही बड़ा है। तो सिंपली याद रखना, जिसका स्पेलिंग बड़ा है वो मोर देन 1 ईयर यानी कि ग्रेटर देन 1 ईयर होगा। जिसका स्पेलिंग कंपेरिजन में छोटा है वो लेस देन 1 ईयर होगा। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, याद रहेगा। होल लाइफ आपको ये ट्रिक याद रह जाएगा, होल लाइफ। क्वासियोर मैरास्मस से कंपेरिजन में बड़ा है तो ग्रेटर देन 1 होगा, मैरास्मस क्वासियोर के कंपेरिजन में छोटा वर्ड है तो लेस देन 1 होगा। ठीक है, क्या क्वासियोर तो ये तो याद रह जाता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। मैरास्मस प्रोटीन एंड कैलोरी यानी कि एनर्जी दोनों के डेफिशिएंट की वजह से होता है। ठीक है, अब पहचानोगे कैसे? सिम्टम्स प्राय सिमिलर होते हैं। ठीक है, लगभग सिमिलर होते हैं, तब पहचानने में मुश्किल होती है कौन सा क्वासियोर है, कौन सा ओडिमा, कौन सा मैरास्मस है। जब भी क्वासियोर एंड मैरास्मस का क्वेश्चन आएगा वहाँ पर सिम्टम्स दिया रहेगा, जो भी सिम्टम्स दिया रहे ना रहे कुछ भी, ओडिमा के बारे में ज़रूर दिया रहेगा। ओडिमा के बारे में अगर ओडिमा प्रेजेंट है, कहीं पर लिखा है ओडिमा प्रेजेंट है तो फिर वो क्वासियोर होगा। क्या होगा? क्वासियोर। कहीं पर अगर ओडिमा एब्सेंट लिखा होगा तो वो मैरास्मस होगा। हो गया, अगर ओडिमा प्रेजेंट लिखा है तो फिर क्वासियोर होगा, ओडिमा एब्सेंट है तो मैरास्मस होगा। प्रेजेंट होगा तो क्वासियोर, एब्सेंट होगा तो मैरास्मस। ठीक है, चलो, अब आ जाते हैं एस्थमा में, यानी कि हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आप एंटर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ दो ही डिसऑर्डर्स है, एक तो एस्थमा, दूसरा है एम्फाइसीमा, और एक ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स है, लेकिन उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। ठीक है, जो स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स दोनों हैं, एस्थमा एंड एम्फाइसीमा। चलो, एस्थमा को देख लेते हैं।
सिंपली याद रखना, ये एस्थमा उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट एम्फाइसीमा होता है, ठीक है, इस चैप्टर में। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में आपको डिफिकल्टियाँ होता है किसके वजह से, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स, ये याद रखना, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और व्हीजिंग साउंड आता है ड्यूरिंग ब्रीदिंग। अगर ये दोनों सिम्टम्स अगर लिखा रहे तो फिर वो एस्थमा होगा, ठीक है, व्हीजिंग साउंड इन ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स, ठीक है। चलो, एम्फाइसीमा ये वीवीआई मैं कर दे रहा हूँ, 3 से 4 बार यहाँ से क्वेश्चन आया है नीट में, ठीक है। क्रॉनिक डिसऑर्डर है, पहले तो एक ये समझ लो, ये जो है ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। कैसा डिसऑर्डर? क्रॉनिक। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ गया तो फिर गलती होने की बहुत ज़्यादा चांस होगा। क्यों? उस जगह में क्या करेगा मुझे पता है, क्रॉनिक की जगह जेनेटिक कर देगा, कोई और कर देगा, ये डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर, लेकिन नहीं, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, क्रॉनिक डिसऑर्डर, ठीक है। क्रॉनिक डिसऑर्डर किसे कहते हैं? जो लॉन्ग टर्म में होता है, यानी कि अगर कोई भी एक चीज़ है, आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है। एक दिन काम करोगे तुरंत डिसऑर्डर हो गया तो उसको क्रॉनिक नहीं कहेंगे। अगर किसी काम को अगर लगातार आप 10 ईयर्स 15 ईयर्स यानी कि 15 ईयर्स 20 ईयर्स के थ्रू कर रहे हो और उसके वजह से कोई आपको डिसऑर्डर हो रहा है तो उसको हम क्रॉनिक डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। चलो, समझ गए। अगर आप कोई भी काम लॉन्ग पीरियड में कर रहे हो और उसके वजह से अगर कोई भी डिसऑर्डर हो रहा है तो उसे हम क्रॉनिक डिसऑर्डर कहेंगे। तो एम्फाइसीमा भी एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्या होता है? ये किसी भी वजह से ये मत भूलना, याद रखना। अगर कोई सो के भी आपको जगा के मिड नाइट पे अगर कोई आपको जगा के पूछे कि ये किसका सिम्टम है, पता होना चाहिए। एल्वियोलर वॉल आज डैमेज्ड एंड ये भी रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज्ड। कहीं पर भी अगर रेस्पिरेटरी सरफेस या कि कोई भी सरफेस अगर डिक्रीज के बारे में लिखा हो वो एम्फाइसीमा होगा, ठीक है। आंख बंद करके एम्फाइसीमा में टिक कर देना, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं पर भी दूसरी बार ऐसा नहीं लिखा है कि सरफेस डिक्रीज, ठीक है। एक ही जगह पे लिखा है और वो है एम्फाइसीमा, ठीक है। आई थिंक मैं आपको समझा पाया, ठीक है। कहीं पर भी अगर रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज ऐसा कुछ लिखा हो क्वेश्चन में, तुरंत आंख बंद के एम्फाइसीमा को टिक कर देना। दूसरी जो मेन बात, सिगरेट स्मोकिंग, मैंने कहा था क्रॉनिक डिसऑर्डर है। अगर आप 15 साल 20 साल या उससे भी ज़्यादा साल अगर आप सिगरेट स्मोक कर रहे हो तो फिर आपको एम्फाइसीमा होगा। 1-2 दिन अगर स्मोक करोगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्मोक करने लग जाओ कि चलो भाई कुछ नहीं होगा स्मोक कर लेते, ऐसा नहीं है। मैंने समझाने के लिए सब बोला, ठीक है। चलो, उसके बाद आ जाता है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। स्पेसिफिक कुछ नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ याद रखना, तीनों ही याद रख लेना, लेकिन स्पेसिफिक कुछ नहीं है, ठीक है। रिलेटेड टू जॉब्स, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स पढ़ के ही, नेम पढ़ के ही समझ आ रहा है। कोई भी जॉब अगर कर रहे हो, उस जॉब की वजह से आपको अगर कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो उसको हम ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर कहेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली वो जॉब से रिलेटेड होगा। इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स, लंग्स की इन्फ्लामेशन होता है ज़्यादातर, ठीक है। फिब्रोसिस देखने को मिलता है, फिब्रोसिस को सिर्फ याद कर लेना, फाइब्रस टिश्यू जो फाइबर जो होते हैं वो लंग के अपर पार्ट में जम जाते हैं, ठीक है, अपर पार्ट में जम जाते हैं, इसके वजह से होता है। तो वो सब छोड़ो, फिब्रोसिस से अपर पार्ट ऑफ लंग में देखने को मिलता है, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ लंग ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, एनसीईआरटी में नहीं, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। अपर पार्ट ऑफ लंग एनसीईआरटी पे है नहीं, फिब्रोसिस एनसीईआरटी में है। फिब्रोसिस का जो नेम है एनसीईआरटी पे गिवन है, लेकिन अपर पार्ट ऑफ द लंग ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी ये नीट में आया था, ठीक है। चलो, हाइपरटेंशन, अब हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में एंटर कर रहे हैं। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? नॉर्मल हमारे पास ब्लड प्रेशर कितना रहता है? 120 80, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। जब ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा हो जाए, 120 80 से ज़्यादा हो जाए mmHg, तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है, याद रखना। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है पता है? चलो देखते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होते हैं। नैरो आर्टरी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। आप मान लो आपके जो आर्टरी था, आर्टरी आपके पास इतना था, ठीक है,
इतना चौड़ा आपके पास आर्टरी था, अब किसी वजह से उसमें फैट डिपोजिशन हो गया, इतना सारा मान लो फैट डिपोजिशन हो गया, ठीक है, पतला करते हैं, यहाँ पर फैट डिपोजिशन हो गया, ठीक है, यहाँ पर फैट डिपोजिशन हो गया, फैट डिपोजिशन हो गया। आर्टरी यहाँ पर तो इतना है, यानी कि पहले था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना नैरो हो गया, तो उसको जो होता है उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। एनसीईआरटी में यही लिखा है, ठीक है। अगर मैं आपको डिटेल्स में बताने जाऊँ तो फिर तो 15 से 20 मिनट एक ही ये डिजीज़ में ही लग जाएगा, सिर्फ आपको मैं अगर मैं आपको डिटेल्स में समझाने जाऊँ, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ यही लिखा है। क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं यहीं पर से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर आता है यहीं से आएगा। चलो देखो, एक्स्ट्रा चीज़ याद करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। और वैसे भी ये वन शॉट वीडियो है, मैं जब डिटेल में पढ़ाऊँगा तब मैं वो बताऊँगा, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं वो बताऊँगा, लेकिन ये वन शॉट वीडियो है सिर्फ डिसऑर्डर्स को, जो जो नीड रिलेवेंट में जो डिसऑर्डर्स है वो उनको समझने के लिए, ठीक है। एंजाइना, चेस्ट पेन, एक्यूरेटली कहो तो एक्वाटिक, रुक जाओ, उसको क्या कहते हैं, अरे यार, एक्यूट, हाँ, एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन O2 इज नॉट रीचिंग टू हार्ट, जब ऑक्सीजन हार्ट पर नहीं पहुंच पाता तब एक्यूट चेस्ट पेन होता है, उसको हम एंजाइना कहते हैं, ठीक है। हार्ट फेल्यूर, नो पंपिंग ऑफ ब्लड, एनसीईआरटी में जैसा जैसा दिया है मैं आपको वैसा वैसा बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ जितना एनसीईआरटी में है। जब मैं चैप्टर को पढ़ाऊँगा डिटेल्स में कराऊँगा, कौन सा क्या है कौन सा क्या नहीं है, ठीक है, किसको क्या कहते हैं क्यों कहते हैं मैं सब बताऊँगा, लेकिन यह सिर्फ नीड बेस्ड है, ठीक है। चलो, ग्लूकोसूरिया, ये हम किस में एंटर कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, उस चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोसूरिया सिर्फ याद करो, ग्लूकोसूरिया क्या होता है, ग्लूकोज इन यूरिन, अगर यूरिन में अगर ग्लूकोज आ रहा है तो उसको हम ग्लूकोसूरिया कहेंगे। कीटोनेरिया किसे कहेंगे, कीटोन बॉडीज इन यूरिन, अगर यूरिन में अगर कीटोन बॉडीज आ रहा है तो उसको हम कीटोनेरिया कहेंगे, ठीक है। ग्लोम्युरुल नेफ्राइटिस किसे कहेंगे, ग्लोम्युरुल इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोम्युरुल ये प्रोनाउंस ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ठीक है। चलो, रेनल कैलकुली किसे कहेंगे, स्टोन ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट ऑक्सलेट, ठीक है, स्टोन ऑफ क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट ऑक्सलेट्स। रेनल फेल्यूर यानी कि जिसे हम किडनी फेल्यूर कहते हैं, ठीक है, रेनल टर्म जब भी आएगा वो किडनी से रिलेटेड होगा, रेनल टर्म जब भी आएगा वो किडनी से रिलेटेड होगा। यूरीमिया क्या है, यूरिया इन ब्लड, गलती मत करना, यहाँ पर बच्चे इसमें गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, ग्लूकोसूरिया पड़ा है, ग्लूकोज इन यूरिन, कीटोनेरिया पड़ा है, कीटोन बॉडीज इन यूरिन, यूरीमिया क्या है, यूरिया इन यूरिन, ये नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, यूरिन में तो नॉर्मली यूरिया रहता ही है, यूरिन में यूरिया तो नॉर्मली रहता है, उससे तो जो है हमारे शरीर से बाहर जाता है, ये यूरिन गलती से मत करना, मैं फिर से बता रहा हूँ, यूरिया इन यूरिन नहीं होगा, ये ग्लूकोसूरिया कीटोनेरिया के साथ इसको भी मिला मत देना, यूरीमिया को, यूरीमिया अलग चीज़ है, वो क्या होता है, यूरिया इन ब्लड, अगर किडनी आपको ठीक से काम नहीं कर रहा तो फिर आपको ब्लड में यूरिया लेवल बढ़ जाता है, उसको हम यूरीमिया कहेंगे, ठीक है, यूरिया इन ब्लड। चलो चलो हो गया ये। अब आ जाते हैं माइस्थेमिया ग्रेविस, क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ध्यान से याद रखना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, क्या करता है, इफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस लीडिंग टू फटिग, वीकनिंग एंड क्या, पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, समझिए। अब आता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है, ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, प्रोग्रेसिव डिग्रेडेशन ऑफ स्केलेटल मसल का डिग्रेडेशन होता है प्रोग्रेसिवली, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे, एक बार में धीरे धीरे। टिटेनी क्या है, टिटेनी है रैपिड स्पाम्स वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम कहते हैं क्या, रैपिड स्पाम्स, ठीक है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो Ca2+, याद रखना कैल्शियम आयन इन दी
बॉडी फ्लूइड, अगर बॉडी फ्लूइड में अगर कैल्शियम आयन कम हो जाएगा तो रैपिड स्पाम्स देखने को मिलेगा, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन टिटेनी कहेंगे उसको, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं आर्थराइटिस में। आर्थराइटिस का है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, उसको हम क्या कहते हैं, आर्थराइटिस, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड डिसऑर्डर। एज रिलेटेड ये आप नॉर्मल ज़िंदगी में आपको ये पता होगा, क्यों पता होगा, टीवी तो सभी लोग देखते हैं, टीवी में हॉर्लिक्स का ऐड आता है, देखते हो, बोन डेंसिटी कम हो जाएगा, 45 50 ऐसे उम्र में कहते हैं बोन डेंसिटी कम हो जाता है, हॉर्लिक्स पियो बोन डेंसिटी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ऐड आता है ना हॉर्लिक्स का बोन डेंसिटी का, वही चीज़ है। और वो लोग सिर्फ ऐड में सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, हम बायोलॉजी का स्टूडेंट है, एमबीबीएस के लिए पढ़ रहे हैं, यानी कि एमबीबीएस में भर्ती होने के लिए, ऑब्वियसली नीट के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन एमबीबीएस में तो जाने वाले हैं ना सभी लोग, तो हम ऑस्टियोपोरोसिस कहेंगे, ठीक है। एक ही चीज़ है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांस ऑफ फ्रैक्चर, एक ही बात है, जो बोन मास है वो कम हो जाता है, यानी कि आप सिंपल ये कह सकते हो जो बोन है ना वो आपका पतला हो जाएगा, ठीक है, आपको पतला हो जाएगा। और अगर बोन अगर नॉर्मल से पतला हो जाएगा तो उसका फ्रैक्चर होने के चांस बढ़ जाएगा। अब जब आप ये समझ लो, अगर आप 10 साल 12 साल 18 साल के जब आप थे, तब साइकिल से गिर गए, कुछ नहीं हुआ, फिर उठ के खड़ा हुआ, साइकिल लेकर फिर से चले गए। अगर आपकी उम्र 65-70 साल अगर हो गया, साइकिल से क्या आप नॉर्मल आप स्लिप करके आप गिर गए, तो फिर आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, क्यों हुआ, क्योंकि आपका बोन मास कम हो गया था, ठीक है, इसीलिए फ्रैक्चर हो गया, यानी कि फ्रैक्चर होने की जो चांस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। चलो डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन इज कॉमन कॉज, ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाने से नॉर्मली होता है, ठीक है, ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाने से। चलो अब गाउट क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। गाउटी अर्थराइटिस इसे हम नॉर्मली कहते हैं, ठीक है, गाउटी अर्थराइटिस, लेकिन गाउट है एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन नॉर्मली गाउटी अर्थराइटिस, ठीक है। क्या होता है, यूरिक एसिड का जो क्रिस्टल है वो आपके जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, इसके लिए आपको जॉइंट में पेन होता है, ठीक है। अगर आप पानी कम पीते हो, अगर आप पानी कम पीते हो, यूरिक एसिड जिसमें है ऐसा चीज़ अगर आप ज़्यादा खाते, जैसे कि टमाटो इसमें यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आप वो भी खा रहे हो, पानी भी नहीं पी रहे हो, तो उससे गाउटी अर्थराइटिस होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए पानी एक्यूरेट लेवल पे पीना, ठीक है। एक्रोमेगली, अब ये एक्रोमेगली क्या बला है, यहाँ से हम केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक्रोमेगली क्या है, secretion of growth hormone in adults, especially in middle age, can result in severe disinfectant, especially in face. एक मिनट, हाँ दोनों बात चले गए थे ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ये कैसे आ गया, मैंने तो इसके आगे दो और लिखे थे। चलो जाइगेंटिज्म, जाइगेंटिज्म क्या है, यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं केमिकल कंट्रोल में, ठीक है। जाइगेंटिज्म क्या है, ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, किसका, ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन होने की वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी देखने को मिलता है, इसे हम क्या कहते हैं, जाइगेंटिज्म। ड्वार्फिज्म किसे कहते हैं, लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन अगर कम सिक्रेट होगा तो स्टांड ग्रोथ रुक जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म कहते हैं, ठीक है। चलो एक्रोमेगली, secretion of growth hormone in adults, especially in middle age, can result in severe disinfectant, जो है ग्रोथ हार्मोन अगर एडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन कम होगा मिडिल एज में, तो फिर वो डिसइन्फेक्टेंट होगा, सीवियर डिसइन्फेक्टेंट देखने को मिलता है स्पेशली फेस में, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं, एक्रोमेगली। डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, एन इम्पॉर्टेंट इफेक्टिंग सिंथेसिस इन रिलीज ऑफ एडीएच result in diminished ability of the kidney to conserve water, leading to water loss and dehydration. दो तरह के होते हैं, एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस, एक होता है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस क्या है, अगर एडीएच अगर ठीक से रिलीज नहीं हो रहा है, ठीक
ठीक है। एडीएच अगर जिसे हम वेसोप्रेसिन कहते हैं, एक और नाम है एडीएच का, तो अगर एडीएच ठीक से रिलीज नहीं हो रहा है तो किडनी का जो पानी को रीएब्जॉर्ब करने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको बार बार बाथरूम जाना होता है, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस। लेकिन इसमें शुगर नहीं निकलता, यानी कि ग्लूकोज, आपके यूरिन में ग्लूकोज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन डायबिटीज मेलाइटस जो है उसमें आपको ग्लूकोज होगा, आपकी यूरिन से ग्लूकोज भी निकलेगा, ठीक है। लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस में सिर्फ पानी निकलता है, ठीक है। चलो, ये क्या है, ये है हाइपोथायराइडिज्म। ये क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। अगर आपके डाइट में अगर आयोडीन का डेफिशिएंसी हो रहा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म हमको देखने को मिलता है। गोइटर क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर आप देख सकते हो किसी के अगर गले अगर कुछ कुछ सूजन से फूला रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, गोइटर होता है, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब आ जाते हैं क्या, एक्सपोथैलेमिक गोइटर। ग्रेवर्स डिजीज कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रेवर्स डिजीज। इस नाम से, ये जो नेम है इस नाम से नहीं आता, ज़्यादा आता है इस नाम से, ठीक है। ग्रेवर्स डिजीज नेम से ज़्यादा आता है, याद रखना। हाइपरथायराइडिज्म का ही एक ये फॉर्म है, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म का ही ये एक फॉर्म है, ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म का ही ये एक फॉर्म है, कैरेक्टराइज्ड बाय enlargement of the thyroid gland, प्रोटोस्टेशन ऑफ द आई बॉल्स, इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस। ये सारी चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैं इसको क्या समझूँ, वेट लॉस होगा, थायराइड ग्लैंड जो है एनलार्जमेंट, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको हम बीएमआर कहते हैं वो बढ़ जाएगा, वेट लॉस होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ देखने को मिलता है। एडिनोसन्स डिजीज किसे कहते हैं, एडिसन्स डिजीज किसे कहते हैं, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन by the adrenal cortex alter carbohydrate metabolism causing acute weakness and fatigue leading to disease, ठीक है। सिर्फ ये याद रखना, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म यूजिंग एक्वाट वीकनेस। एक्वाट वीकनेस देखने को मिलता है, क्या 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 होता है, वीकनेस देखने को मिलता है, फटीग होता है, लीडिंग टू डिजीज, ठीक है। किसके, कम प्रोडक्शन का, अंडर प्रोडक्शन है कि कम प्रोडक्शन हो रहा है, नॉर्मल से कम हो रहा है प्रोडक्शन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का अंडर प्रोडक्शन की वजह से जो है फटीग होता है और डिजीज हो जाता है, ठीक है, वीकनेस आता है, एक्वाट वीकनेस। चलो, अब आ जाते हैं हाइपरग्लाइसेमिया में। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, अगर ब्लड में अगर शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपर ज़्यादा, हाइपो कम, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपर यानी कि ज़्यादा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हाइपो यानी कि कम, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, ठीक है। और ग्लाइकोजेनेसिस, ये तो कोई डिजीज नहीं हुआ, लेकिन चलो आगे है तो पढ़ा देते हैं। इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। इंसुलिन हेल्प करता, इंसुलिन क्या करता है, हेल्प करता है कि इसमें ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए, उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है, उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। तो चलो यहीं पर ही जो है हमारा सेशन समाप्त होता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितना भी डिसऑर्डर्स था सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। एनसीईआरटी का एक भी लाइन, एक भी पॉइंट कुछ भी नहीं छूटा, ठीक है, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। ये वन शॉट वीडियो है, मैंने लिख भी दिया है थंबनेल पे, ये वन शॉट वीडियो है। नीट में जितना आएगा मैं उतना ही पढ़ाऊँगा इसमें, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। एक्स्ट्रा मैं क्यों पढ़ाऊँगा, नीट में आएगा नहीं तो क्यों पढ़ाऊँगा। वो एक अलग बात है, मैं जब चैप्टर्स को, स्पेसिफिक चैप्टर्स को मैं जब पढ़ाऊँगा तब मैं डिटेल्स में पढ़ाऊँ। डिटेल्स में मतलब एनसीईआरटी का बाहर का कुछ जो है वो भी पढ़ा दूँगा ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है। लेकिन जब आप नीट के लिए जब रिवीजन करोगे सारे डिसऑर्डर्स को, तब ये वीडियो ही सिर्फ देखना। जो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने पढ़ाया है वो तभी के लिए नहीं है, ठीक है, उसको सिर्फ याद रखना है। अगर रख पाओ तो सही बात है, अगर नहीं रख पाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ जो मैंने पढ़ाया है इस वीडियो में सारा कुछ याद रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो
आज की वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अब सभी लोगों से मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। अलविदा मेरे दोस्तों, चलो बाय।